चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरत पचावे। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीर्ण रोग। और चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। ले चूरन का ढेर बेचा टगे शेर। सुनिए, इस एपिसोड में एक रहस्य छुपा है जो आखिर में पता चलेगा, इसलिए इसे आपको पूरा देखना पड़ेगा। आइए। नमस्कार, शेखर वाणी की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आरंभ में जो पंक्तियां मैंने बोली उसको सुनकर के आपने जरूर अंदाजा लगा लिया होगा कि आज के एपिसोड में क्या पकने वाला है। जी, आज के एपिसोड में जिसकी मैं बात करने वाला हूं उसके नाम पर एक पूरा का पूरा काल है, आधुनिक काल। उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने हिंदी को बनाया, जो खड़ी बोली हम जिसमें बातें करते हैं, जिसमें निबंध लिखे जाते हैं, कहानियां लिखी जाती हैं, नाटक लिखा जाता है। इस हिंदी के प्रणेता बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत छोटी उम्र में, यानी कि बहुत कम साल वो रहे हमारे साथ, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने इतना अद्भुत काम किया है, इतना अद्भुत काम किया है कि सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। मतलब जैसे अवतारी पुरुष हो कोई। मात्र 35 साल। उनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को। अंग्रेजों का राज था, चारों तरफ अफरा तफरी थी, हालत खराब थी और सब सुगबुगाहट थी कि कैसे अंग्रेजों के राज से हमें मुक्ति मिले। जब 7 साल के हुए तो उस समय आज़ादी के आंदोलन का कहते हैं कि वो चिंगारी फूटी थी, गदर हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। मात्र 7 साल के थे। उन्होंने क्या महसूस किया होगा। देखा जाए तो उनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के भक्त थे। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था, लेकिन बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वो सारा पैसा हिंदी साहित्य की सेवा, हिंदी समाज की सेवा, इसमें लगा दिया। जरा सा भी नहीं सोचा। बाद में हालत यह हो गई थी कि ऐसे अमीर आदमी के लिए पैसों की कमी पड़ गई। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने पत्रिका का संपादन करना शुरू किया, वचन सुधा। और उस पत्रिका में उस समय के बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं छपती थी। उन्होंने एक मानक हिंदी तैयार की। हिंदी में कहानियां कैसे लिखी जाएं, निबंध कैसे लिखे जाएं, नाटक कैसे लिखे जाएं, गद्य कैसे लिखा जाए, पद्य कैसे लिखा जाए, हास्य व्यंग कैसा हो, हर चीज की उन्होंने तैयारी की, हर चीज की एक परिभाषा बनाई। इसीलिए उनके नाम पर यह पूरा का पूरा काल है भारतेंदु युग, या फिर आधुनिक युग कहा जाता है हिंदी का। वहीं से हिंदी एक मानक हिंदी के तौर पर चली। उसके बाद फिर कई लोगों ने उसमें सुधार किया, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कई लोग आए, धीरे धीरे उसमें एक सुधार करते रहे। लेकिन बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो काम कर दिया ना, बहुत ही अद्भुत था। इस अद्भुत कहानी का आप आनंद लें, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और जानें, उससे पहले एक छोटी सी राय है, छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और इस पर जो आपके मन में आए कमेंट करें और खुद देखें, दूसरों को भी दिखाएं। उन्होंने जो 3 पत्रिकाएं निकाली, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधिनी, उसमें से बालाबोधिनी महिलाओं के लिए, उनके समस्याओं पर केंद्रित थी। बाकी जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी, साहित्यिक पत्रिकाओं के जरिए उन्होंने समाज के तमाम कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की, उसका प्रयास किया और इसके साथ ही साहित्य की विधाओं के उन्नयन की बहुत कोशिश की। जैसे कि पहले जो हिंदी है वो अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं थी, मानक हिंदी नहीं थी। मानक हिंदी बनाने का काम उन्होंने किया और इसके साथ अपने स्वत्व की, स्वतंत्रता की, उसकी लड़ाई भी उसके जरिए वो लड़ते रहे। वो चाहते थे कि कैसे अंग्रेज यहां से जाएं। वो जानते थे कि अंग्रेज आते वहां से गरीब हैं, लेकिन यहां से अमीर होकर जाते हैं, लूट कर ले जाते हैं। इसके लिए उन्होंने साहित्य में 2 नाटक बड़े इंपॉर्टेंट लिखे, भारत दुर्दशा और दूसरा लिखा अंधेर नगरी।
जिसमें उन्होंने इस बात के लिए सबको जगाने की कोशिश की कि उठो जागो और इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ करो, उनके पिट्ठू मत बनो। और एक नाटक जो अंधेर नगरी है ना, उस नाटक को तो उन्होंने एक रात में लिख डाला था, एक संस्था के लिए एक रात में बैठे और लिख डाला। इतना अद्भुत नाटक है कि आज भी उसके हजारों शो होते हैं। मैंने भी वो नाटक किया था और उसे बहुत प्रयोग किए, इतनी संभावनाएं हैं। बहुत मामूली सा नाटक है, बहुत छोटा सा नाटक है, लेकिन इतना कंप्लीट है, इतना पूरा है कि क्या कहें। वो है एक प्रहसन कहा जाए तो। क्योंकि उस समय दौर ऐसा था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आप सीधे सीधे बात नहीं कह सकते थे, उनके खिलाफ में कुछ डायरेक्ट आंदोलन नहीं कर सकते थे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने ये नाटक लिखा। अब नाटक में मैं आपको फटाफट कहानी बता देता हूँ कि इस नाटक में दर्शाया ये गया है कि एक साधु है, एक योगी है, जिसके 2 शिष्य हैं और दोनों शिष्य को लेकर के वो नगरी नगरी घूम रहे हैं। एक जगह वो लोग रुकते हैं और वहाँ पर कहते हैं दोनों शिष्यों की, जाओ तुम भिक्षा मांग के ले आओ। वो भिक्षा मांगने दोनों चले जाते हैं। वहाँ से एक अपना थोड़ी मोड़ी भिक्षा लेके आता है और कहता चलो गुरुजी। दूसरा कहता है कि नहीं गुरुजी, यहाँ तो बहुत आनंद है, सब कुछ बड़े सस्ते में मिल रहा है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। गुरुजी कहते नहीं, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। जहाँ पर सब कुछ एक भाव मिल रहा हो, अलग किसी चीज़ की कीमत ना हो कि भाई कोई चीज़ अच्छी है उसकी अच्छी कीमत, कमज़ोर है तो कमज़ोर कीमत हो। लेकिन नहीं, वो लालची जो उनका दूसरा शिष्य है, खाने के चक्कर में वहीं रुक जाता है। क्या होता है, अब रुक तो गया, कुछ दिन खाया पिया, खूब मोटाया, मौज की। उस राज्य में क्या होता है कि एक दिन एक बकरी की मर जाती है। जो बकरी मरी तो उसके चक्कर में लोगों की लाइन लगती है कि बकरी मरने के चक्कर में उसको बुलाया जाता है जिसकी दीवार गिरने से बकरी मरी, फिर जिसने दीवार बनाई, फिर जिसने ईंटा गारा बनाया, फिर जिसने सवारी निकाली, करते करते कोतवाल पर बात आती है और कोतवाल को फांसी देने का ऑर्डर हो जाता है। लेकिन कोतवाल की जो गर्दन थी वो पतली थी और फंदा मोटा था। तो अब क्या हुआ कि सिपाही ढूंढने निकलते हैं कि मोटी गर्दन ढूंढी जाए जो इस फंदे में फंसाई जाए। कहां? वहीं पहुंच जाते हैं। जो खा खा के मुटाया है लालच के चक्कर में, उसको पकड़ के ले आते हैं। अब जो है वो चिल्लाता है, गुरुजी कहां हो, बचाओ। गुरुजी ने कहा था कि बेटा जब भी संकट में हो तो मुझे बुला लेना। गुरुजी को आवाज देता है, गुरुजी आ जाते हैं। अब गुरुजी संकट से उसे कैसे निकालें सोचते हैं। फिर राजा से कहते हैं कि रुको, 2 मिनट का समय दो। साइड में जाते हैं और चेले से कुछ कान में कह देते हैं और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, गुरु और चेले में, कि नहीं मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा। सब लोग हैरान, अरे ये कौन सी बात है, ये दोनों लड़ रहे हैं, फांसी चढ़ूंगा। पूछते भाई ये क्या मसला क्या है, भाई फांसी चढ़ना है इसको है और तुम कह रहे हो हम चढ़ेंगे। गुरुजी कहते नहीं, मामला इतना आसान नहीं है भाई, ये जो मुहूर्त है इतना कमाल का है, इतना अद्भुत है कि जो भी इस समय फांसी चढ़ेगा सीधे बैकुंठ जाएगा, सीधे स्वर्ग की सीढ़ी लगी है। अब फिर कोतवाल, राजा, सब लोग में झगड़ा मच जाता कि नहीं मैं फांसी चढ़ूंगा, मुझे ऑर्डर हुआ था मैं चढ़ूंगा। राजा के आगे किसकी चलनी है? राजा कहता नहीं हटाओ, कोई नहीं चढ़ेगा, मैं राजा हूं, मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं सीधे स्वर्ग जाऊंगा। इस तरह से वो मूर्ख राजा अपने ही फंदे में फंस जाता है। तो ये जो कहानी है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जनजागरण चलाने के लिए लिखी थी और उसका ये नाटक बनाया था। कमाल का नाटक खेला गया, मैंने भी इस नाटक को किया था, बहुत प्रयोग किए। इस पर बड़े प्रयोग किए जा सकते हैं। किसी भी आप लोक नृत्य में खेलने चले जाएं, कोई फोक स्टाइल अपना लें, नया कर लें, उसको अंग्रेज़ी मिला लें। जैसे मैंने उसमें एक गाना जो किया था चूरन वाला, वो रैप स्टाइल में किया था, बहुत मज़ेदार है और हमेशा इसमें मज़ा आता ही है लोगों को। उनके साहित्य में देश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना ऐसे कूट कूट कर भरी थी कि एक उनका एक और नाटक है सत्य हरिश्चंद्र।
सत्य हरिश्चंद्र में एक मौका निकाल करके उन्होंने संवाद लिखा है कि जब वो शमशान में पहुंचते हैं, कहते हैं कि देखो, ये वही सिर है जिस पर कभी मंत्रों से अभिषेक होता था, ये वही सिर है जिस पर कभी राज मुकुट सजता था, ये वही है जो अपने अभिमान के आगे इंद्र को भी नहीं गिनता था। लेकिन आज वही शमशान में पड़ा है और जिसे पैरों की ठोकरों से मारने में भी घिन आती है। अब ये ऐसे अवसर निकाले उन्होंने कि जिसके द्वारा बताना चाहा कि भारत देश कभी क्या था, जिसे कहते हैं ना सोने की चिड़िया था, कि कभी वो सोने की चिड़िया हुआ करता था देश, और आज क्या है। आज इतनी दुर्दशा हो गई है हमारे देश की, हमारे भारत की। उस दौर को बताते हुए उन्होंने लिखा था। तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय चेतना के बारे में वो बहुत ज़्यादा लोगों को आगाह करना चाहते थे, जगाते रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रामलीलाएं भी की। रामलीला के द्वारा अपने नाटक मंडली भी बनाई थी उन्होंने, उसके द्वारा भारत को जागृत करते रहना, साहित्य की सेवा करते रहना, समाज की सेवा करते रहना, स्त्रियों की बात करना, छुआछूत भगाना, इस तरह के उन्होंने हमेशा कार्य किए हैं। इस बात को उन्होंने अपने पूरे साहित्य, पूरे जीवन में रेखांकित किया है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के बगैर आपकी उन्नति नहीं हो सकती। अगर आपको अपने देश की उन्नति करनी है तो अपनी भाषा की उन्नति करनी होगी, अपनी संस्कृति की उन्नति करनी होगी, अपने धर्म की उन्नति करनी होगी। तभी उन्होंने लिखा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यानी कि अगर आपको उन्नति करनी है तो अपनी भाषा को आपको पकड़ना ही होगा। और लेकिन इस बात को हमने नहीं समझा, तब से लेकर आज तक हम हिंदी दिवस मनाने को विवश हैं। अभी आने वाला है 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम मनाएंगे। अपने ही देश में हिंदी में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या करें, उसके लिए हमें बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करने पड़ते हैं। इतनी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए। तो चलिए, आज भारतेंदु बाबू के बारे में आपने इतनी बातें सुनी। बहुत सारी बातें हैं करने को, ये तो बस थोड़ा सा मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ कि आपके अंदर ये इच्छा जागे कि मैं और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानूं और ज़्यादा समझूं, है ना। पूरी बात बताना संभव नहीं है, नहीं तो आप ये भी कहते हैं कि वीडियो बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाते हैं, छोटा बनाइए। कोशिश यही रहती है कि थोड़े में ज़्यादा बात कही जाए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। हाँ, मैंने शुरू में आपसे कहा था, एक रहस्य वाली बात है कि पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको इसमें एक रहस्य छुपा है। ठीक है, तो रहस्य मैं आपको बता देता हूँ। आपने इतना वीडियो देख लिया है तो रहस्य ये है कि 9 सितंबर है बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्मदिन। पहले ही ये चीज़ ओपन हो गई, उसमें कुछ रहस्य नहीं बचा। अब रहस्य ये है कि उससे एक दिन पहले यानी कि 8 सितंबर को अरुण शेखर यानी कि शेखर वाणी, जिनका ये यूट्यूब चैनल है, उनका जन्मदिन है जी। नमस्कार। तो अगर आप हमारे बर्थडे पर कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़, बहुत आसान है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका गिफ्ट एक्सेप्टेड, है ना। और आपको हम धन्यवाद भी देंगे। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, प्यार बना के रखिए। शुक्रिया।